काश PWOLS का सेंटर मेरे घर के पास होता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आइज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 12 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में फटाफट से देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है ना, एक कार्टी सेल थेरेपी है। कैंसर से फाइट करने के लिए ये पूरी थेरेपी डेवलप हुई है, पहली बार इंडिया में इंडिजीनियसली बिल्ड है। मतलब कि इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड थेरेपी है कैंसर से फाइट करने के लिए। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को ही यूज़ करके कैंसर से फाइट करने की वजह बताती है। तो अब ये क्या है कार्टी सेल, जिसमें कार का मतलब होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। इसका क्या मतलब है? और ये जो थेरेपी पूरी डिराइव हम लोग कर रहे हैं ना, एक्चुअल में ये डेवलप किया है इम्यूनो एक्ट ने। इम्यूनो एक्ट एक कंपनी है जिन्होंने थेरेपी बनाया है। इस थेरेपी का जो मार्केट में नाम आएगा वो आएगा नेक्स्ट कार 19। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। एक्चुअल में कैंसर सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और ये कार थेरेपी कैसे यूज़ में आ जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इम्यून सिस्टम के बारे में तो हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में काफ़ी बातें कर ली है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है। जब G20 के अंदर में, अभी आप सबको पता है इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो इसकी 4th मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर्स की। इस 4th और आखिरी मीटिंग में हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है। किसके लिए? क्रिप्टो एसेट्स के लिए। तो आखिरकार ये क्रिप्टो एसेट क्या होते हैं, इसके लिए रोड मैप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इन सब के बारे में साइंटिफिक वे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल है वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 के लिए। तो फटाफट से पहले आर्टिकल पर चलते हैं, कार्टी सेल थेरेपी, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो फिलहाल जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब कि DCGI ने नेक्स्ट कार 19 को अप्रूवल दे दिया है कि आप इसको मार्केट में डाल सकते हो। और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड थेरेपी है जो कि कैंसर सेल्स से फाइट करेगा। अब इतना सब कुछ बताने के पीछे क्या रीज़न है और ये क्या बेसिक सेंस के लिए, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि कैंसर सेल्स आखिरकार होते क्या है। देखो, यूजुअली हमारे बॉडी में तो पूरा सेल ही सेल है ना। पूरे बॉडी में सेल से ही तो बने हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके लिए ये जो सेल्स है ना, कभी कभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कुछ सेल्स बाहर से जब आते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। और इससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी रिलीज करती है एंटीबॉडीज़, है ना। ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से रिलीज होती है? तो हमने ये भी समझा था कि ये एक्चुअल में वाइट ब्लड सेल का पार्ट है। ये वाइट ब्लड सेल्स के अंदर में एक ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट। इसी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फैगोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के लेक्चर में अगेन एक बार काम आएगा, तो जिसका जिसका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक हो जाएगा वो वापस से बुला लेगा या फिर याद आ जाएगा उसको। तो ये जो इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए फैगोसाइट होते हैं, फैगो मतलब किसी चीज़ को खा जाओ, खाने की प्रक्रिया को फैगो बोलते हैं। तो फैगोसाइट एक प्रकार का ऐसा सेल स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी फॉरेन एंटीजेंस को देखते ही उसको खा जाता है और शोर मचाने लगता है। तो शोर मचाने से क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स के अगेन 2 टाइप्स होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं और एक हेल्पर टी सेल्स होते हैं। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, साइट पर जाना जहाँ पर ये इफेक्ट दिख रहा है या फिर जहाँ पर ये इन्फेक्शन हुआ है, और वहाँ पर जितने भी फॉरेन सब्सटेंस हैं उनको किल कर देना। मतलब कि बिल्कुल लाल रंग के मोड पर ये लोग आते होंगे और बंदूक से धड़ 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 करके एंटीबॉडीज शूट करते हैं और ये जो एंटीजन आता है वो मर जाता है। साथ ही साथ फैगोसाइट जो है वो इन एंटीजन को खाता रहता है। ये बहुत भुक्कड़ टाइप का सेल है, लेकिन ये केवल और केवल बुरे सेल्स को ही खाता है। तो ये तो हमारा इम्यून सिस्टम है। कैंसर सेल्स ना हमारे इम्यून सिस्टम पर डायरेक्टली हमला कर देते हैं। मतलब ये समझो कि कैंसर सेल्स के बाद इतना दिमाग होता है, इतना दिमाग होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही बेवकूफ़ बना देता है। कैसे?
देखो कैंसर सेल्स क्या कर सकते हैं, वैसे तो देखो कैंसर सेल्स क्या होते हैं, कुछ है नहीं, देखो कोई भी एंटीजन का या फिर कुछ ऐसे सेल्स का कलेक्शन होता है जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का कलेक्शन होता है। ये जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर है ये कभी कभी हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे कि हम लोग अपने बॉडी में ट्यूमर देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गांठ बोलते हैं। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसको चेक करा लेते हैं ट्यूमर को, पता चला कैंसरस निकल जाए, है ना। तो इसलिए ट्यूमर दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक ऐसा ट्यूमर होगा जो कि बिनाइन होगा। बिनाइन का मतलब क्या है, मतलब कि ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है, इसका इफेक्ट बॉडी में उतना ज़्यादा नहीं है। फिर एक होते हैं मेलिग्नेंट। ये जो मेलिग्नेंट होते हैं ना, ये एक्चुअल में कैंसरस होते हैं और हमें इसी को ट्रीट करना होता है। अब समझ लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर था वो अपने कैंसर सेल्स के फॉर्म में आ गया। तो अब ये क्या करेगा ना, अब ये क्या क्या बेवकूफ़ बनाएगा हमारे इम्यून सिस्टम को, वो देखते हैं इसके पास क्या क्या पावर आ जाएगी ऐसा करते हुए। पहली बात तो ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा ना, ये अपने आप में समझ लो एक ऐसा जीता जागता प्राणी बन जाता है जो कि हमारे बॉडी के साथ खेलने लगता है। इसको अपना पूरा स्पेस चाहिए। एक छोटे जगह पर डेवलप होगा तो बोलेगा यार इतना छोटे स्पेस में कौन जिंदा रह पाएगा, थोड़ा और एक्वायर करते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ बाहर अर्थ पर ज़मीन खरीदते हैं रहने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर के स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगता है। साथ ही साथ जैसे क्या होता है ना कि एंटीबॉडीज़ वगैरह तब रिलीज़ होती है जब इनको कोई सिग्नल मिलता है। जैसे ये फैगोसाइट्स सिग्नल देता है लिम्फोसाइट को कि भाई जल्दी से टी सेल्स को बुलाओ, जल्दी से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करो। लेकिन ऐसा सिग्नल इसको नहीं चाहिए बढ़ने के लिए। ये अपने आप में अपना दिमाग लगा लेता है और बोलता है मैं आदेश देता हूँ बढ़ो। तो ये सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं और देखते ही देखते एक ऐसा टाइम आता है जब WBC मतलब कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, जो कि हमारे पूरे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पर सीधे अटैक करके ये मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले सेल्स या फिर कैंसरस सेल्स उससे ज़्यादा साइज़ में, उससे ज़्यादा नंबर्स में होने लगते हैं। तो इसीलिए WBC उन पर कुछ ज़्यादा अफेक्ट कर नहीं पाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और साथ ही साथ ये लोग और भी बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे, देखो ये लोग ना सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर मान लो कि कोई इनको सिग्नल आ भी रहा होगा बॉडी से ना कि तुम खतरनाक सेल हो, थोड़ा सा कम कर दो, कहेंगे ना भाई हाँ हमें अपने हिसाब से जीना है। तो ये जो कैंसरस सेल होते हैं ये थोड़े ऐसे ही मतलब छेड़ने वाले होते हैं कि अपने दिमाग लगा के पूरे सेल्स में ग्रो करेंगे। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं ना, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा ब्लड सेल्स है, उनको जो भी इनके आसपास से गुजरता रहेगा उसको बोलेंगे भाई कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़ा सा न्यूट्रिशन हम लोग को भी दे दो। और ब्लड सेल्स के पास इतना दिमाग नहीं होता इनको बताने के लिए कि नहीं तुम लोग खतरनाक वाले प्राणी हो, तुम लोग को नहीं देंगे। ये मनाता है और ये मान जाते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से सारे न्यूट्रिशन उठा लेते हैं, ऑक्सीजन उठाते हैं और मस्त जो भी इतना बढ़ने के बाद जो भी एक्सक्रीशन होता है वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम में वो आगे चला जाता है। इसके साथ साथ ये पूरे इम्यून सिस्टम से छिप के रह सकते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। फैगोसाइट कभी खोज ही नहीं पाएगा कि ये कैंसरस सेल्स हैं कहाँ पर, ये छिप जाते हैं, छिपने में बहुत माहिर है। और साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को ये भी पट्टी पढ़ा देते हैं कि सर आप हमें मारने आए थे लेकिन हम तो अच्छे सेल्स हैं, हमें मार के आपको क्या ही मिलेगा, तो एक काम करो हम अच्छे सेल्स हैं ना तो आप हमें और बढ़ावा दे दो। तो ये उसको बेवकूफ़ बना के इंस्टीड ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड ये और एक्सपैंड होने लगते हैं। मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी इनके ग्रोथ को सपोर्ट करने लगता है, ये वो सोच के कि ये तो अच्छे सेल्स हैं। तो इसीलिए ये अपना पूरा प्रोडक्शन लेवल पूरा स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि अब ऐसे अगर कैंसरस सेल्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक टाइप का होता है ना उसको हम लोग नाम देते हैं, जरा नाम ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, रिलैप्स्ड, रिफ्रैक्टरी। वैसे स्लाइड्स पर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ये रिलैप्स्ड रिफ्रैक्टरी बी सेल्स लिम्फोमिया, ये भी एक तरीके का कैंसर है, ठीक है। या फिर हम लोग ल्यूकेमिया की ही बात कर लें। दोनों में अंतर क्या होता है वैसे मैं बता देता हूँ। देखो ल्यूकेमिया जो होता है ना वो फ्लूइड स्ट्रक्चर में होता है, हमारे ब्लड सेल्स में सर्कुलेट करता है। और जो ट्यूमर्स होते हैं ये सॉलिड सेल्स के लम्प्स होते हैं। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। ये रिलैप्स्ड रिफ्रैक्टरी बी सेल्स लिम्फोमिया क्या है, आप लोगों ने अच्छा कभी लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो एक हो हमारे बॉडी में ही ना लिम्फैटिक सिस्टम होता है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स आ जाएंगे, कुछ
ब्लड वेसल्स भी आ सकते हैं और कुछ टिश्यूज़ भी आ सकते हैं मान के चलो। तो इन सभी चीज़ों को मिला के ये फंक्शन करता है, ये सब एक साथ काम करते हैं जिससे कि एक वाटरी फ्लूइड होता है, मतलब कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये लिम्फ को सर्कुलेट करने का काम करता है। और ये लिम्फ क्या करते हैं, ये लिम्फ का मेजर टास्क ही यही होता है कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरे ब्लड स्ट्रीम में मिल के हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, है ना। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट देख रहे थे आप लोग, तो अब लिम्फोसाइट से लिम्फैटिक सिस्टम रिलेट कर सकते होगे आप लोग, है ना। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि भाई लिम्फैटिक सिस्टम ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है जो कि हमारे जो भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं या कोई भी ऐसे ओल्ड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को किसी काम में नहीं आने देना या फिर नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, तो लिम्फैटिक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ये भी क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर वापस चलते हैं। ये ना एक खतरनाक टाइप का कैंसरस सेल है। क्यों बोल रहा हूँ खतरनाक टाइप का, रिलैप्स्ड है ये। रिलैप्स का क्या मतलब है कि ये रिमिशन के बाद, रिमिशन एक वर्ड होता है, साइंटिफिक वर्ड है रिमिशन, ये पॉलिटी वाला रिमिशन नहीं है। इस रिमिशन का मतलब होता है कि हम लोग एक बार जब कैंसर ट्रीट कर देते हैं तो फिर आगे के टेस्ट्स में कैंसर सेल्स डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिमिशन बोलते हैं कि भाई तुम्हें छुटकारा मिल गया है, अब तुम्हारा कैंसर ट्रीट हो चुका है। ठीक है, रिमिशन एक सिंबल है जहां पर हम लोग ये बोलते हैं कैंसर ट्रीट हो चुका है। तो रिलैप्स का क्या मतलब है कि अगर रिमिशन एक बार मिल भी गया लेकिन उसके बाद भी ये जो ल्यूकेमिक सेल हैं या फिर जो ये कैंसरस सेल्स हैं ना, ये वापस से हमें बोन मैरो में दिखने लगते हैं। ये तो और ख़तरनाक हो गया। हम तो खुशी के मारे उछल कूद रहे थे कि यार इतना डेडली डिसीज़ है, ये अभी हमें मारने वाला था, चलो हम लोग रिमिशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन रिलैप्स्ड वापस से आ सकता है। रीफैक्ट्री किसको बोलते हैं, रीफैक्ट्री उसको बोलते हैं कि हम लोगों ने लाख कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, इंटेंसिव ट्रीटमेंट दे दिया हमने, जो कर सकते थे सब कुछ कर लिया, लेकिन इस इंटेंसिव ट्रीटमेंट के बाद भी, इस पूरे मेडिकल प्रोसीजर के बाद भी ल्यूकेमिया के सेल हमारे बोन मैरो में कुछ न कुछ फॉर्म में रेसिडुअल प्रेजेंस रखते हैं। मतलब कि ये कभी भी ट्रीट ही नहीं हो सकते, है ना। और बी सेल्स लिम्फोमिया में आप लोग थोड़ा सा समझना, लिम्फोमिया एक तरीके का मान लो लिम्फैटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ होगी जो कि बी सेल्स को भी अपने चपेट में ले लेती है या फिर बी सेल्स के प्रोडक्शन को बंद कर देती है। तो अगेन ये किसको डिस्टर्ब कर रही है, हमारी इम्यून सिस्टम को। अब इन सभी बातों को समझाने का मतलब क्या है, इन सभी बातों को समझाने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो गया, मतलब कि ऐसी जो खतरनाक बीमारी एक तरीके से है, तो इसके लिए भी अगर हम लोग कार्टी सेल थेरेपी लगाएंगे ना तो उसमें सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा आया है। ये बोल रहे हैं कि 9 आउट ऑफ 10 प्रोसेसेस में हम रिमिशन दे देंगे। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। कैंसरस जो अभी तक डेडलीस्ट डिसीज़ या फिर आप बोल सकते हो डेडलीस्ट प्रॉब्लम माना जाता है, सबसे ज़्यादा लोग इससे मरते हैं, अगर ये कार्टिसेल थेरेपी नहीं लगाएं और कैंसर सेल्स को हम लोग यूं ही अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट प्रोसीजर से भी अगर लेके चले ना, तो अगर सीवियर कंडीशन में होगा तो इंसान मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसा बोल सकते हो 4-5 साल जिंदा रहेगा बस, उसके बाद नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो है उसके बॉडी से धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स के बंद होते ही आपका इम्यून सिस्टम पूरा गया। मतलब कि अगर आपको फीवर भी हो गया ना तो भी कभी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है। कोई भी और प्रॉब्लम होगी, मान लो कोरोना जैसे कुछ खतरनाक वायरस आपके बॉडी में आ गए, तो भी आपका मरना तय है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि कैंसर सेल्स का मेजर प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे चूंकि इम्यून सिस्टम ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉयड है, इसीलिए अब हमारे शरीर में कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा एंटीजन के खिलाफ। और हमारा बॉडी तो भाई ससेप्टिबल है ना एंटीजन के लिए, कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। मान लो कोई सांप काट लेता है, सांप काटने का जो वेनम होता है वो भी एंटीजन है, उसके लिए भी बॉडी फाइट ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो बहुत दिक्कत आती है इसीलिए कैंसर वाले प्रॉब्लम से जूझने के लिए। तो अब ये मोटा मोटा आपका बेस तो क्लियर हो गया है ना कि कार्टी सेल थेरेपी एक्चुअल में क्या है। अब एक मुद्दा बचता है कि इसका नाम जो है ना कार्टी सेल थेरेपी, ये एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म एक बार लिखते हैं, ये है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर।
तो ये एंटीजन रिसेप्टर क्या हैं एक्चुअल में? देखो, जब आप लोगों ने कोरोना वाला एक बार कभी कुछ भी डायग्राम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कोरोना के ऊपर ऊपर कुछ रिसेप्टर्स थे, है ना? 3D शेप में देखोगे तो शायद और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे भी तो आपको याद ही आ गया होगा, है ना? तो ये सब क्या थे? ये सब रिसेप्टर प्रोटीन्स थे, है ना? स्पाइक्स बोल रहे थे हम इनको। तो एक्चुअल में जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है ये क्या करता है? ये पहले है क्या? ये एक प्रकार का हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग के लिए इजी रहे समझना, कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेंट रिसेप्टर्स है ना? इसका क्या मतलब है वो भी समझते हैं। ये एक तरीके से ना देखो दो काम करता है। रिकॉम्बिनेंट रिसेप्टर्स जो हैं ये इस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले हमारे बॉडी से ना कुछ ब्लड सिस्टम लेता है। आप ये वाला डायग्राम देखना, देखो इसमें क्या करता है कि हमारे CAR का एक जीन जो है ना वो इंसर्ट करता है हमारे टी सेल्स में, और हमारे टी सेल को इस कैपेबल बना देता है कि तुम्हारे पास ये रिसेप्टर्स मिल जाएंगे। तो ये जो रेड रेड कलर के हैं ना ये रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? जो अभी तक कैंसरस सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहा था ना कि नहीं हम तो अच्छे अच्छे सेल हैं भाई, हमें क्या मारोगे तुम, तो उसके लिए ये रिसेप्टर्स काम आएंगे, ये आइडेंटिफाई करने में काम आएंगे। एंड द सेम टाइम यहाँ पर एक टी सेल्स, ये जो बीच वाला सेल देख रहे हो ना, ये टी सेल्स इसको बोल सकते हैं एक्टिवेटिंग पोटेंशियल के साथ आता है। तो इसका क्या मतलब है? एक्टिवेटिंग पोटेंशियल्स का क्या मतलब है? जब भी टी सेल आएगा और एक्टिवेटिंग पोटेंशियल होगा तो जैसे ही ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इसको सिग्नल देगा ना कि यार ये देखो यही है कैंसरस सेल, इसको निकाल फेंकना है या फिर इसको मार डालना है, तो आइडेंटिफाई करके टी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि इसमें टी सेल्स एक्टिवेटिंग पोटेंशियल है, और टी सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलप होके हमारे इस कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर क्या होगा कि हमारे ही ब्लड स्ट्रीम से लिया गया ये टी सेल्स का फॉर्म, इसमें हमने CAR का एक जीन इंसर्ट किया, और इसके बाद ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इस पर जैसे ही लग गया तो इसको हमने आर्टिफिशियली लैब में खूब सारा ग्रो किया। जब मिलियंस के फॉर्म में, ये ट्रिलियंस के फॉर्म में हो गए तो हमने इसको ब्लड के थ्रू वापस से हमारे बॉडी में इंसर्ट कर दिया। एक बार हमने इसको टी सेल्स, कार टी सेल्स को पेशेंट के अंदर में इन्फ्यूज़ किया, तो अब ये कार टी सेल्स कैंसरस सेल्स के इस ग्रीन वाले पोर्शंस को, ये रिसेप्टर्स हैं इस वाले के, आइडेंटिफाई करेंगे, कंबाइन होंगे इसके साथ ऐसे ऐसे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये कैंसर सेल्स हमारे लिए अब बिल्कुल पुख्ता एंटीजन जैसा बनेगा। अब इसको कैंसर सेल्स पढ़ा नहीं सकता है कि अरे हम तो तुम्हारे मित्र थे भाई, कहाँ तुम भूल गए, ये सब बातें होंगी नहीं। तो आई होप अब आपको ये कार्टी सेल थेरेपी तो पूरी अच्छे से समझ में आ गई है ना? तो अब एक बार हम लोग आर्टिकल पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्या कह रहा है ये आर्टिकल। बेसिक्स तो हमारे बिल्कुल क्लियर है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई DCGI ने चलो ऑथराइजेशन दे दिया है कि मार्केट में अब आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये जो पहला इंडिजिनियसली बिल्ड है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये भी अब आप लोगों ने समझ लिया कि ये क्या करता है, रिलैप्स्ड रिफैक्टरी बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया को टारगेट कर सकता है। सक्सेस रेट 9 आउट ऑफ 10, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये भी हमने बताया कि भाई जो इम्यूनोजेनिक मेमोरी है, मतलब कि याद रखने की क्षमता कि भाई ये कैंसरस सेल हैं, इसको किसी भी हालत में धोखा मत देने देना, इसको इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जितने भी डैमेज्ड सेल हैं उनको एलिमिनेट करता है और याद भी रखता है कि आगे भी अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फिर से मार डालेंगे इनको। इसके बाद हम सबको पता है कि भाई कीमोथेरेपी के ना अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए अग्रेसिव कीमोथेरेपी का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ हमने बताया कि ये जो रिलैप्स रिफैक्टरी बी सेल्स लिम्फोमा ल्यूकेमिया इन सब को ट्रीट कर सकता है। अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गया है कि पहले क्या होता था कि US में यही वाला, मतलब कि हम लोग नेक्सकार 19 की बात नहीं कर रहे हैं जो इंडिजिनियसली बिल्ड हुआ है अभी इम्यूनो एक्ट के द्वारा, ये US का कोई कंपनी है मान लो, तो वहाँ पर आपका जो बेसिक कॉस्ट आता वो अप्रॉक्सीमेटली 3.3 करोड़ रुपीज़ का ये ट्रीटमेंट था, ये थेरेपी थी। लेकिन अब हम इसको फर्दर रिड्यूस करके इसके 10% पर ले आए, मतलब कि लगभग 30 से 35 लाख का ट्रीटमेंट है। हालांकि आप देखो ये भी अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एक आम इंसान के लिए, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके इसको। बट स्टिल इस मामले में चूंकि अब पहला ऐसा आया है मान लो थेरेपी, तो आगे चल के इसका फर्दर रिडक्शन कॉस्ट में हम लोग बहुत ईजिली देख सकते हैं। अब इसके बाद
एक क्वेश्चन देखो आप, 2018 का ये क्वेश्चन था, जरा इसका आंसर आप लोगों से मुझे चाहिए। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, मतलब ये बोल रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होता है। क्रिस्पर कैस9 ये पार्टिकल फिजिक्स के लिए यूज़ होता है। और बेले 2 एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है। तो उसका क्या आंसर होगा? वैसे बहुत ईजी आंसर है, बट अगेन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का, डेफिनेटली आप लोग आंसर कर पाओगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर G20 के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक क्रिप्टो एसेट रोड मैप अपनाया है। तो हुआ यूं है कि एक ना फाइनेंस मिनिस्टर की ग्रुपिंग है, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, FMCBG। ये जो FMCBG है ना, इन्होंने ही ये क्रिप्टो एसेट रोड मैप अपनाया है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ दिनों पहले अभी IMF ने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने, इन दोनों लोगों ने मिल के ना कुछ चीज़ें प्रपोज की थी। तो उसी के अगेंस्ट, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट या फिर क्रिप्टो एसेट्स के अगेंस्ट में ये एक रोड मैप बनाया गया कि भाई आगे आने वाले टाइम पर कुछ कुछ इश्यूज आएंगे जब भी हम लोग ऐसे क्रिप्टो एसेट्स देख रहे होंगे, तो चलो एक बार इनके खिलाफ भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बना लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और ये चौथी मीटिंग थी, चौथी और आखिरी मीटिंग थी इस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंसी में। पहले कहाँ कहाँ पे हुआ था? देखो वॉशिंगटन में हुआ, फिर बैंगलोर में हुआ, फिर गांधीनगर में हुआ, और अब यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो अब एक बार ना सबसे पहले बेसिक्स पर चलते हैं। बेसिक्स नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, हम लोग आज बात कर रहे हैं क्रिप्टो एसेट की, है ना। हर बार हम लोग क्रिप्टो करेंसी सुनते थे, आखिरकार ये क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंट क्या है ना। तो देखो क्रिप्टो एसेट जो है ना, वो एक प्रकार का डिजिटल एसेट है ना। जैसे हम लोग पैसे वगैरह इकट्ठा करके बैंक में डालते हैं, या फिर ज़मीनें खरीद लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसी तरीके से ये हमारे लिए डिजिटल एसेट है जो कि क्रिप्टो के फॉर्म में होगा। ये डिजिटल एसेट क्या होता है? देखो डिजिटल एसेट हम किसी भी ऐसी चीज़ को बोल सकते हैं जो कि पब्लिक लेजर को यूज़ करता है ना। पब्लिक लेजर को यूज़ करके जो भी उसका ओनरशिप है उसको वो इंटरनेट पर प्रूफ कर देता है। मतलब कि ओनरशिप का प्रूफ कहाँ मिलेगा आपको? इंटरनेट पर, है ना। दूसरा इसमें पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये क्या यूज़ करता है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, क्रिप्टोग्राफी के साथ साथ पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ कर सकता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है, DLTs को यूज़ करता है। DLT का क्या है? जैसे अभी हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक प्रकार का DLT है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाता है, और उसमें कुछ पब्लिक लेजर के अंदर ही किसी न किसी इंटरनेट पर प्रूफ कर देता है कि हाँ इतना कुछ डिजिटल एसेट इनके पास है, या फिर इतनी कुछ चीज़ें इनके पास हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ये इनका डिजिटल एसेट है ना। तो डिजिटल एसेट का एक छोटा फॉर्म जो है वो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्रिप्टो एसेट्स का यूसेज क्या होगा? देखो पहले नंबर पर आप बोल सकते हो कि ये भी एक प्रकार का मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। जैसे हम लोग के फिएट करेंसीज होते हैं ना, जैसे हमारा इंडियन रुपी है, US डॉलर्स हैं, तो ये एक प्रकार का मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो है। हम इनके अगेंस्ट में कोई भी सर्विस या फिर गुड्स खरीद सकते हैं जो कि ऑब्वियसली सेलेबल होगा, मतलब बेचने योग्य होगा। तो उन सभी चीज़ों को हम इन रुपयों के या फिर US डॉलर्स के अगेंस्ट में खरीद सकते हैं, इसीलिए इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और सिमिलरली इसी के जैसा है बिल्कुल हूबहू क्रिप्टो करेंसी, ठीक। लेकिन ये जो क्रिप्टो एसेट है ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। इनकी यूसेज की बात करें तो सबसे पहले आप देखो कि ये कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए भी काम आते हैं। टू स्टोर वैल्यू बोल सकते हो, वे टू स्टोर वैल्यू। ये क्या करेंगे? वैल्यू स्टोर करने का क्या मतलब है? क्रिप्टो एसेट में वो सारी चीज़ें जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। इसका मतलब क्या है भाई? नॉन फंजिबल टोकन का क्या मतलब होता है? तो मतलब कि कुछ ऐसे टैंजिबल, मतलब जिनको हम लोग छू सकते हैं, या फिर नॉन टैंजिबल जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का ओनरशिप लेना हो तो भी ये ऐसे नॉन फंजिबल टोकन्स क्रिप्टो एसेट्स के फॉर्म में मिलने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सॉन्ग बनाया, आपने कोई यूनिक फ़ोटो डिज़ाइन की,
इन सब के लिए भी, क्योंकि एक सॉन्ग को एक फोटो के साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो नॉन फंजिबल टोकन इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नॉन फंजिबल टोकन भी क्रिप्टो एसेट्स का ही पार्ट है। और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये क्रिप्टो एसेट्स किसी भी दूसरे बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप ये समझो कि यूटिलिटी टोकन्स होते हैं जैसे, है ना। यूटिलिटी टोकन्स क्या बोल रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी बोल सकते हो, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए ही यूज होते हैं ऐसे यूटिलिटी टोकन। क्रिप्टो करेंसी तो इससे कुछ भी खरीद सकते हो जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहा होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। मान लो कि आप एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना चाहते हो, लेकिन ये ज्योमेट्री बॉक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का यूटिलिटी टोकन इस्तेमाल हो सकता है। तो ये यूटिलिटी टोकन जो डिजिटल शेप में रहेगा या डिजिटल फॉर्म में रहेगा, ये भी क्रिप्टो एसेट है। इसके अलावा देखो, कुछ सिक्योरिटी टोकन्स भी होते हैं। ये सिक्योरिटी टोकन्स क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी है, जब भी वो अपने शेयर्स मार्केट में पहली बार निकालती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें लोग उसके शेयर्स को खरीदते हैं और उसके कंपनी की मतलब इवैल्यूएशन जो भी होती है उसके अगेंस्ट में एक शेयर का दाम फिक्स होता है। फिर वो बताता है कि नहीं, मेरे कंपनी का 50% शेयर हम पहले आईपीओ में लगा रहे हैं। तो ऐसे ही समझ लो, सिक्योरिटी टोकन जो होते हैं ना, वो डिजिटल फॉर्म के होते हैं। इसीलिए इंस्टेड ऑफ आईपीओ ये लोग क्या करते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफर देते हैं, है ना, या फिर इनिशियल टोकन ऑफर, आईटीओ भी बोल सकते हो। तो कॉइन ऑफर, इनिशियल कॉइन ऑफर या फिर इनिशियल टोकन ऑफर, ये दोनों ही चल सकता है सिक्योरिटी टोकन से। मतलब एक तरीके से शेयर्स को आप बोल रहे हो, एक तरीके से ऐसे शेयर्स हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में आपको दे दिया जा रहा है। इस सिक्योरिटी टोकन के अगेंस्ट में ये आपसे फिएट करेंसी ले लेंगे, जिससे कि ये मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को और फर्दर ग्रोथ दिला सकें। तो ये हो गया क्रिप्टो एसेट। अब आपने समझा, क्रिप्टो एसेट मतलब एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर सभी डिजिटल टाइप के ऐसे एसेट आ जाएंगे जो कि किसी न किसी मामले में आपको कुछ न कुछ वैल्यू दे रहे हो, मतलब कि उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे। तो अब आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसमें यही बोल रहा है कि एफएमसीबीजी ने जब इंडिया की प्रेसिडेंसी थी तो इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है। ये रोड मैप क्या कहता है, ये रोड मैप ये बोलता है कि देखो, हम लोग ना एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप बनाते हैं जो कि एक ग्लोबल पॉलिसी की तरफ डायरेक्टेड हो। ग्लोबल पॉलिसी क्यों, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें का कोई बाउंड्री नहीं है भाई। क्रिप्टो करेंसी किस देश में कैसे चल रहा है कुछ नहीं पता है, इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम्स को आज के आज हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जितने भी ऐसे इमर्जिंग मार्केट या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए क्रिप्टो मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसके लिए अब हम लोग को वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिएट करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए, इनको बांटने के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिफाइन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें रूल्स की ज़रूरत है। साथ ही साथ अब आप ये भी सोचो कि कहीं कहीं पर ये जो वीडीए हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, कहीं पर इनको लीडर टेंडर का भी स्टेटस दे दिया गया है ना। तो ये लीगल टेंडर अगर पा जाते हैं तो वहाँ पर इजीली मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकते हैं। तो इसके खिलाफ आपके मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चीज़ें अभी तक शामिल हुई हैं, आप कहीं इनको अगर अपने कंट्री में लीगल टेंडर का दर्जा देते हो, उससे कहीं आपकी करेंसी मतलब जो फिएट करेंसी है उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ जा रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी आपके देश के टैक्स रिजीम्स हैं, उन टैक्स रिजीम में क्या इनके खिलाफ भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए क्या आपने। साथ ही साथ अब आप ये समझो कि केवल और केवल एक देश की बात नहीं है, ये हमेशा इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसे वीडीएस मतलब कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए कुछ बनाने की ज़रूरत है। वही रोड मैप पर इन्होंने बात किया है। आईएमएफ आपको सबको पता है 1944 जुलाई में बना था, यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से बना था, और जिसके भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में प्रॉब्लम होती है उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। सिमिलरली जो एफएसबी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एक्चुअल में इन्हीं दोनों लोग के रिकमेंडेशंस पर ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। तो इनके रिकमेंडेशंस, ये वही बात है कि ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन देती है और मॉनिटर करती है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम्स में इंटरनेशनल लेवल पर। क्रिप्टो करेंसी हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया हमारा G20 से रिलेटेड। एक छोटा सा आर्टिकल और है आज वर्ल्ड हेल्थ समिट का। देखो, इंडिया ने अभी 75-25 इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ये 75-25 क्या
क्या क्या डिनोट कर रहा है? हमारे जो कंट्री में ना दो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया को हम लोग कंट्री ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ में शुगर मिलाने में ना इनको कोई भी संकोच नहीं मिलता है। अभी एक रीसेंट वीडियो में मैं देख रहा था कि बॉर्नविटा जो हम लोग खाते हैं, है ना, या फिर बॉर्नविटा दूध में मिला के पीते हैं, इस बॉर्नविटा में कितना बोलता है ना, अरे इसको पीने से एकदम, या फिर बूस्ट द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सब आते हैं। इन पे जब एक्सपेरिमेंट्स हुए ना, पता चला इसमें 50% तो सिर्फ शुगर है। इतना शुगर कंज्यूम करेंगे तो डायबिटीज़ तो तय है होना ना। तो इसीलिए कुछ भी कहीं पर भी शुगर मिला देते हैं ये लोग इन सबसे फाइट करने के लिए। और डायबिटीज़ के साथ एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। इन दोनों से लड़ने के लिए ना जो 75 मिलियन लोग इससे जूझ रहे हैं उनको हम लोग एक स्क्रीनिंग मेथड देना चाहते हैं, एक केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं बाय द ईयर 2025। तो इसका 25 और इसका 75, यही है 75-25 इनिशिएटिव, ठीक है। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट में ये पूरी बात बाहर आई है। ये एनुअली बर्लिन में हेल्ड होता है और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, साइंटिफिक बैकग्राउंड से, कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ सिविल सेक्टर्स, इन सब से आते हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है कि हमें एक स्वस्थ समाज बनाने की ज़रूरत है। मतलब कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा फ्यूचर जो कि हेल्दी हो, और उसके बेटरमेंट के लिए, उसके वेलबींग के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं। इस बार का जो थीम है वो याद रखना, ये है डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ठीक है। तो आज के डिस्कशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आज यही 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिनको मैं डिस्कस करना था। आपको इस अगर पूरे प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर उसको ले सकते हैं। तो बस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।